आज हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक जो इम्पोर्टेंट लॉसेस है ट्रांसफार्मर के वो मैं पहले बता दूंगी और बाकी इसके कॉन्सेक्यूटिव दूसरे वीडियोस में मैं दूसरी टॉपिक्स को लॉसेस से रिलेटेड टैकल करूंगी। मैं अनुप्रीता मिश्रा आज आप लोगों को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट 2 लॉसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला जो लॉस होता है वो कोर लॉस होता है और दूसरा जो लॉस होता है वो होता है कॉपर लॉस। कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस कहा जाता है और कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉसेस कहा जाता है। कांस्टेंट लॉस इसलिए क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है सप्लाई वोल्टेज पर, सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर और फ्लक्स जो कोर में प्रोड्यूस होता है उस पर। और ये तीनों ही चीज़ें ट्रांसफार्मर के सप्लाई साइड में हम नहीं बदलते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई एप्लीकेशन बेस्ड कोई रिक्वायरमेंट ना हो। अदरवाइज ट्रांसफार्मर कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज पर, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी पर और कांस्टेंट फ्लक्स पर ही काम करता है। तो जब तक ये तीनों कांस्टेंट है कोर लॉसेस कांस्टेंट रहेंगे, तो इसलिए कोर लॉसेस को स्पेसिफिकली कांस्टेंट लॉसेस बोला जाता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस जो होते हैं वो कोर लॉसेस के अंदर आते हैं। कोर लॉसेस को आयरन लॉसेस भी बोला जाता है। कोर लॉसेस को आयरन लॉसेस भी बोला जाता है। वजह यह है कि कोर जो बनी होती वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती, मतलब आयरन की बनी होती, तो इसलिए कोर में होने वाले, आयरन में होने वाले लॉसेस को आयरन लॉसेस भी कहा जाता है। मतलब मैं इन लॉसेस को कोर लॉसेस बोल सकती हूँ, आयरन लॉसेस बोल सकती हूँ और कांस्टेंट लॉसेस बोल सकती हूँ। और अगर मुझे कहा जाए कि हिस्टैरिसीस लॉस इतना, एडी करंट लॉस इतना है, तो दोनों को ऐड करके मैं बोल दूंगी कि ये ओवरऑल टोटल कोर लॉस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्टैरिसीस भी एक्सप्लेन करूंगी, सेपरेट फिनोमिना जो आपको डीसी मशीन्स वगैरह सब जगह काम आएगा, और एडी करंट्स भी मैं समझाऊंगी फिनोमिना, और एक टेस्ट, ट्रांसफार्मर की टेस्ट बताऊंगी जिसमें इन दोनों लॉसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं, इनको सेपरेटली मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे कॉन्सेक्यूटिव वीडियोज़ में आएगी। सेकेंड टाइप का जो लॉस है वो होता है कॉपर लॉस, और जैसा मैंने बताया इनको वेरिएबल लॉसेस कहा जाता है। क्यों वेरिएबल लॉसेस कहा जाता है? क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं लोड पर, और लोड जो लगता है वो कंज्यूमर की मर्जी का लोड रहता है, सप्लाई सिस्टम का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो लोड अगर कम है, ज़्यादा है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, कुछ भी हो, कॉपर लॉसेस का मैग्नीट्यूड उस लोड के प्रोपोर्शनल होता है और वो बदलता, अगर लोड बदलता रहेगा तो कॉपर लॉसेस भी बदलते रहेंगे। तो ट्रांसफार्मर में जो टोटल लॉस होता है वो होता है कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस। कोर लॉसेस फिक्स रहते हैं, कॉपर लॉस लोड पर डिपेंडेंट रहता है। तो स्पेसिफिकली हमें उस पर्टिकुलर मोमेंट पर या जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें तब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना लोड लगा हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना कॉपर लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ें आगे कॉन्सेक्यूटिव वीडियोस में मैं बताऊंगी। तो ये तो थोड़ा बहुत बेसिक हो गया लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। कोर लॉस जो होता है उसका एक्सप्रेशन आयरन का आई यूज़ किया, तो पी जो है वो एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी आई मतलब हीट जो कोर लॉसेस में डेवलप हो रही हिस्टैरिसीस और एडी करंट की वजह से, वो वॉट्स का नाम जो है एब्रीविएशन वो पी आई यूज़ कर रहे हैं, जिसमें पी एच जो है वो हिस्टैरिसीस की वजह से डेवलप्ड हीट है और पीई जो है वो एडी करंट्स की वजह से डेवलप्ड हीट है। अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है पीएच का वो के एच वी टू द पावर एक्स और एफ ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टू द एफ टू द पावर 1 माइनस एक्स, ऐसा एक्सप्रेशन है। और इसका एडी करंट लॉसेस का के ई वी स्क्वायर ये है, V जो है वो सप्लाई वोल्टेज है, F जो है फ्रीक्वेंसी और KH जो है वो हिस्टैरिसीस कांस्टेंट है, जो कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है और डिपेंडेंट होता है वॉल्यूम और क्वालिटी ऑफ द कोर मटेरियल पर। और यूनिट कैसी यूज़ किए, KE जो होता है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डिपेंडेंट अपॉन वॉल्यूम एंड रेजिस्टिविटी, ये एडी करंट लॉसेस से रिलेटेड कांस्टेंट है।
और ये किस पर डिपेंड करता है, कोर के वॉल्यूम पर और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल पर, और साथ में थिकनेस लैमिनेशंस की क्या यूज़ की हुई कोर में वो भी। अब ये लैमिनेशन क्या है वो मैं अभी आप लोगों को अगले वीडियो में, जब मैं हिस्टरेसिस और एडी करंट लॉसेस के फिनोमिना को सेपरेट एक्सप्लेन करूंगी, तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका यूज़ बताऊंगी कि लैमिनेशन का मतलब क्या होता है। एक्स जो होता है वो स्टीमेंस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 1.5 टू 2.5 के बीच में होती है। अब देखते हैं कॉपर लॉसेस क्या होता है। कॉपर लॉसेस जो होता है, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी वाइंडिंग से करंट बहने पर हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट की क्वांटिटी I²R के बराबर होती है। तो नेचुरली करंट कहाँ कहाँ बह रहा है ट्रांसफार्मर में, एक प्राइमरी वाइंडिंग में बह रहा है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग में बह रहा है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है वो I1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है वो I2 है। प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1 है, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस R2 है। तो I1 स्क्वायर R1 ये प्राइमरी में डेवलप्ड हीट हो जाएगी ड्यू टू कॉपर लॉसेस, मतलब आयरन जो मटेरियल है वाइंडिंग जिसमें से करंट बह रहा है वो मटेरियल अक्सर कॉपर का होता है। तो कॉपर लॉसेस मतलब कॉपर में डेवलप्ड हीट है, और वही हीट जैसा कि अभी मैं बता रही हूँ I²R के बराबर होता है। तो प्राइमरी साइड के कॉपर वाइंडिंग से I1 करंट बह रहा है और कॉपर का रेजिस्टेंस वाइंडिंग का R1 है, तो I1 स्क्वायर R1 ये प्राइमरी साइड का कॉपर लॉस हो जाएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो कॉपर से बनी है उसमें से बहने वाला करंट I2 है और उसका रेजिस्टेंस R2 है। तो I2 स्क्वायर R2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग में डेवलप्ड हीट हो जाएगी कॉपर लॉसेस की वजह से I²R। अब हमने इक्विवेलेंट सर्किट भी देखा, रेफर टू प्राइमरी और रेफर टू सेकेंडरी। रेफर टू प्राइमरी जब इक्विवेलेंट सर्किट देखा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस था R01, जिसको मैंने स्मॉल लेटर में शो किया था, कोई इशू नहीं है, पर ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है रेफर टू प्राइमरी, जिसकी वैल्यू अपन ने क्या ली थी R1 प्लस R2 डैश, इक्विवेलेंट सर्किट में हम पढ़ चुके हैं। या फिर हमने R02 भी फाइंड किया था जो कि R1 डैश प्लस R2 था, और इनका भी आपस में रिलेशन हमने फाइंड किया था। तो ये जो है रेफर टू प्राइमरी रेफर टू सेकेंडरी, टोटल रेजिस्टेंस R01 है अगर रेफर टू प्राइमरी की बात करो, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वाला R02 है अगर रेफर टू सेकेंडरी की बात करते हैं। तो ठीक है, इनको लेकर भी मैं I²R लॉस निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर्स यूज की हूँ, तो R01 रेफर टू प्राइमरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ट्रांसफार्मर का, और रेफर टू प्राइमरी से करंट बहने वाला मैं कौन सा लूंगी I1। तो I1 स्क्वायर R01 ये है टोटल कॉपर लॉसेस ट्रांसफार्मर के। या फिर सेकेंडरी के रेफरेंस में मैं सारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर का कंसिडर कर रही हूँ जो कैपिटल R02 है। तो R02 जो है वो रेफर टू सेकेंडरी रेजिस्टेंस हो गया, और I2 स्क्वायर उसमें से बहने वाले करंट का स्क्वायर हो गया। तो ये टोटल कॉपर लॉसेस हो गए उस ट्रांसफार्मर के जो रेफर टू सेकेंडरी है। तो चाहे हम कॉपर लॉसेस का ये फॉर्मूला यूज करें या ये करें या ये करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों की क्वांटिटी लगभग समान ही आती है। अब यहाँ पर मैंने पहले इक्विवेलेंट सर्किट में स्मॉल लेटर्स यूज किए थे, फिर मैं कैपिटल लेटर्स यूज कर रही हूँ, तो कोई इशू नहीं है, पर आगे मैं ध्यान दूंगी कि सारे मैं स्मॉल लेटर्स ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के यूज करूं। तो चलिए, अपन ने बात तो कर ली कि लॉसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, पर इन्हें मेजर कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट में मतलब ओपन सर्किट टेस्ट नहीं बोलना चाहिए मुझे, कोर लॉसेस को मेजर करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म की जाती है, और कॉपर लॉसेस को मेजर करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म की जाती है। ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉसेस टोटल निकल के आते हैं हिस्टरेसिस प्लस एडी करंट लॉसेस। फिर इन दोनों को सेपरेट करने की अगर ज़रूरत है, कहीं नीड है, तो हम एक और टेस्टिंग करते हैं जिसमें हम सेपरेशन ऑफ हिस्टरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस करते हैं। तो ये मैं बताऊंगी कि कैसे होता है। पहले मैं ओपन सर्किट टेस्ट कंसिडर कर लेती हूँ। तो ओपन सर्किट टेस्ट में ओपन सर्किट का क्या मतलब है, सेकेंडरी ओपन रखी जाती है, सेकेंडरी को ओपन रखा जाता है। मुझे लिखना चाहिए सेकेंडरी इज ओपन, सेकेंडरी इज ओपन कब,
जब ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो अब एम क्या है इस टेस्ट का एम ये है कि हम मेजर करना चाहते कोर लॉसेस टोटल, मतलब हिस्टेरेसिस पर एडी करंट लॉसेस, और साथ में ये टेस्ट हमको मेजर करके दे देती है इक्विवेलेंट सर्किट के शंट ब्रांच के पैरामीटर्स आर नॉट और एक्स नॉट। तो यही लिखा, इट मेजर्स शंट ब्रांच पैरामीटर्स आर नॉट एंड एक्स नॉट, आर नॉट एंड एक्स नॉट भी मेजर करके ये अपने को दे देता है। ठीक है, अब ओपन सर्किट में ट्रांसफार्मर कैसा दिखेगा? तो ट्रांसफार्मर हमने ये बनाया था जिसमें लीकेज ऑफ रिएक्टेंस उसका बाहर ले लिया था, प्राइमरी का भी सेकेंडरी का भी। प्राइमरी की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी हमने बाहर शो कर लिया था, सेकेंडरी वाइंडिंग का भी हमने रेजिस्टेंस बाहर शो कर दिया था। तो इस तरीके से और प्राइमरी से सप्लाई जो दे रहे हैं, सेकेंडरी को मैं ओपन रख रही हूँ। तो ये मेरे हालात है ओपन सर्किट टेस्ट के। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ये पूरी है, प्राइमरी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ये पूरी है क्योंकि ये उसी का रेजिस्टेंस है, उसी में होने वाले लीकेज फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग पूरी इतनी है क्योंकि ये उसी का रेजिस्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग का, और सेकेंडरी वाइंडिंग में होने वाले लीकेज फिनोमिना को X2 से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिकली। ये सारा मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देकर रखी है, आप चाहे तो वहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि X1 X2 क्या होता है। अब सर्किट डायग्राम कैसा होगा किसके लिए? ओपन सर्किट टेस्ट का। तो सर्किट डायग्राम में प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड तो ओपन रखेंगे हम, सेकेंडरी साइड हमने ओपन रखी, तो प्राइमरी साइड में हम कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे? हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं एक एमीटर, एक वॉट मीटर और एक वोल्ट मीटर, और सप्लाई जो देते हैं वो हम देते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू, सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, ताकि ये जो जॉकी होती है वो एज पर हमारी रिक्वायरमेंट वोल्टेज सप्लाई दे सकते हैं हम प्राइमरी साइड में। आप लोगों ने लैबोरेटरी में फर्स्ट ईयर में ट्रांसफार्मर अगर आपके कॉलेज में हो गया है तो नेचुरली आपने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म की ही होगी, तो ये उसी का सर्किट डायग्राम है। अब इन हालतों का मैं इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इक्विवेलेंट सर्किट अप्रोक्सीमेटेड फॉर नो लोड करके, नो लोड मतलब सेकेंडरी को ओपन रखा है, और मैंने अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जब बताया था तो मैंने R01 और X01 को रिमूव कर दिया था ओपन सर्किट नो लोड कंडीशन में, और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल क्या रहती है? शंट ब्रांच। तो प्राइमरी वोल्टेज हम दे रहे हैं V0, मैं V0 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी प्राइमरी वोल्टेज को मैं मेजर कर रही हूँ V0 मैग्नीट्यूड से, 0 फॉर नो लोड कंडीशन, इसलिए। वैसे ये V1 ही है, मतलब है ये V1 ही है, ये V1 ही जिसको मैं अभी नो लोड ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं इसका नाम V0 दे रही हूँ। ये मेजर्ड क्वांटिटीज को V0, W0, I0 दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये I1 ही है, ये V1 ही है ना। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में उसके बारे में डिस्कस कर लेते। तो हम मेजर क्या क्या कर पा रहे हैं? W0 मतलब वॉट्स एक्टिव पावर, V0 मतलब क्या मेजर कर रहे हैं? प्राइमरी सप्लाइड वोल्टेज वोल्ट मीटर के थ्रू, और करंट जो ट्रांसफार्मर को फीड हो रहा है प्राइमरी साइड से वो I0 है, तो उसको मेजर कर रहे हैं हम एमीटर से। अब मुझे मालूम है कि W इस वक्त नो लोड कंडीशन में लोड कुछ नहीं लगा है, तो हमारे पास जो करंट बह रहा है प्राइमरी से वो I0 प्लस I2 डैश में से I2 डैश तो बहेगा ही नहीं क्योंकि लोड ही नहीं लगा है। जब लोड लगा रहता है तब I2 डैश पिक्चर में आता है, तो इसका मतलब प्राइमरी करंट कितना खींचा जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ I0 खींचा जा रहा है, ठीक है। और इस लोड की पावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि लोड ही नहीं लगा है, तो सारी एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट किसकी है? कोर की है। किस पर्पज से? हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस को पावर सप्लाई करने की। तो वॉट मीटर जो भी मुझे वॉट्स मेजर करके देगा वो वही पावर होगी, एक्टिव पावर, जो सप्लाई से लेकर ट्रांसफर किस में जा रही है? कोर में जा रही है। तो W0 मुझे कोर लॉसेस, कोर को सप्लाई की जाने वाली एक्टिव पावर मेजर करके दे रहा है। पर फॉर्मूला देखें तो W0 जो होता है वो V0 I0 cos phi 0 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं।
मतलब V1 I1 cos थीटा 0 होता है, फाई नॉट नहीं बोलना चाहिए, cos थीटा 0 होता है। ये मैंने फेजर डायग्राम में भी आपको बताया था और इससे पहले मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सम लिया था उसमें भी मैंने ये बेसिक्स आप लोगों को बताए थे। तो V0I0 cos थीटा नॉट जो होगा ये नो लोड कंडीशन में सप्लाई से ली जाने वाली एक्टिव पावर है जो कहाँ जा रही है, कोर लॉसेस में जा रही है, तो वो ये हो गए। इसी फॉर्मूले से मैं cos थीटा 0, मेरे पास किस किस के मेजर्ड वैल्यू, W0 की, V0 की और I0 की मेजर्ड वैल्यू है, मेरे पास cos थीटा 0 नहीं है, तो मैं cos थीटा 0 कैसे निकाल सकती हूँ, W0 डिवाइडेड बाय V0 I0 करके मैं cos थीटा नॉट निकाल सकती हूँ। निकाल लिया। साइन थीटा नॉट कैसे निकल सकता है, इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट करके मैं साइन थीटा नॉट की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। या फिर आई डब्ल्यू की वैल्यू, मतलब आई डब्ल्यू ने क्या होता है, आई नॉट कॉस थीटा नॉट की सीधे वैल्यू में डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट भी करके आई नॉट कॉस थीटा नॉट निकाल सकती हूँ। और आई नॉट कॉस थीटा नॉट क्या होता है, आई डब्ल्यू होता है। तो ऐसे भी मैं लॉस कॉम्पोनेंट ऑफ नो लोड करंट आई डब्ल्यू निकाल सकती हूँ। आई म्यू निकालने के लिए मैं अभी फॉर्मूला लिख दूंगी, पहले मैं दूसरा डिस्कशन कर लूँ। आई आर नॉट जो होता है वो कितना होता है, इस इक्विवेलेंट सर्किट को देखें तो आर नॉट कितना होगा, आर नॉट से बहने वाला करंट आई डब्ल्यू और आर नॉट के अक्रॉस का वोल्टेज वी नॉट है, तो वी नॉट अपॉन आई डब्ल्यू जो होगा वो आर नॉट होगा और वी नॉट डिवाइडेड बाय आई म्यू जो होगा वो एक्स नॉट होगा। ये भी मैं लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग में बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें, और यही बेस है हमारे ओपन सर्किट टेस्ट में दूसरी फाइंडिंग्स का जो हम पता करना चाह रहे हैं। अब आई डब्ल्यू को मैं आई नॉट कॉस थीटा नॉट लिख सकती हूँ, जो कि सीधे सीधे मैं ऐसे भी पता कर सकती हूँ, और वी नॉट अपॉन आई म्यू में आई म्यू को मैं आई नॉट साइन थीटा नॉट फाइंड आउट कर सकती हूँ क्योंकि साइन थीटा नॉट मेरे पास है। तो इस तरीके से मुझे एक्स नॉट आर नॉट जो मिल रहा है वो मुझे शंट ब्रांच के पैरामीटर्स ओपन सर्किट टेस्ट से मिल जा रहे हैं, और W वॉट मीटर की जो रीडिंग है वो सीधे सीधे मुझे क्या मेजर करके दे रही है, कोर लॉसेस मेजर करके दे रही है। इसका मतलब ओपन सर्किट टेस्ट से वॉट मीटर की रीडिंग सीधे सीधे कोर लॉसेस मेजर करके देगी, और हमें दूसरा ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला यूज करके हम आर नॉट एक्स नॉट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट के दो पैरामीटर्स जो कि शंट ब्रांच के आर नॉट और एक्स नॉट, वो भी फाइंड कर सकते हैं हम। इसके आगे वो बताऊंगी कि ये वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग को हम ओपन सर्किट टेस्ट में एचवी रखते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम एचवी रखते हैं, सॉरी लो सेकेंडरी साइड को हम एचवी रखते हैं कि प्राइमरी साइड को हम एचवी रखते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी। और साथ में मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन ये भी दूंगी कि डब्ल्यू नॉट सिर्फ और सिर्फ हमें कोर लॉसेस ही क्यों मेजर करके देता है, कॉपर लॉसेस क्यों नहीं मेजर करता। ये क्वेश्चंस वाइवा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहला क्वेश्चन कि कौन सी वाइंडिंग सेकेंडरी होगी, एचवी की एलवी, एक ये रीजन होता है कि कौन सी होगी और क्यों होगी। तो रीजन यहाँ मैं बता दूंगी कि कौन सी वाइंडिंग ओपन सर्किट मतलब नो लोड पे रहेगी, मतलब सेकेंडरी कौन सी बनेगी। और दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन कि वॉट मीटर की जो रीडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ कोर लॉसेस क्यों होगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी हमने ओपन सर्किट टेस्ट समझी थॉरोली। इसके आगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है ओपन सर्किट टेस्ट से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को शॉर्ट सर्किट टेस्ट समझाने के बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस और ओपन सर्किट टेस्ट के रीजनिंग के क्वेश्चंस एक साथ बता दूंगी। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट समझने के बाद मैं इफ़िशेंसी टॉपिक लूँगी, इफ़िशेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, फिर कुछ सम्स बताऊंगी, उसके बाद फिर वोल्टेज रेगुलेशन, ऑल डे इफ़िशेंसी, ऐसे करके एक एक टॉपिक लेती चलूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये उन सभी स्टूडेंट्स में शेयर करें जिनको बेसिक इलेक्ट्रिकल या फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को समझने में मुश्किल जा रही है, क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल या फंडामेंटल, जो समझ में थोड़ा लेट आता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है विथ रिस्पेक्ट टू सर्किट्स या डिवाइसेस। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट का फ़ायदा सभी लोग उठा सके, इस तरीके से आप इसको प्रोपैगेट करिए।
तो थैंक यू। और मेरी तरफ से आप लोगों को एग्ज़ाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम्स आप लोगों के आने वाले हैं। थैंक यू।